देखो देखते हैं बेटा, ठीक है। आवाज सबको आ रही है? ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा था मैं, और मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर का, जो अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, तो आप सीधे शब्दों में बोल लो, दो टूक शब्दों में बोल सकते हो कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि थोड़ा म्यूचुअल इंडक्शन एक्सप्लेन करो, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड हो और प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करे तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कर रहा है और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स जुड़ा हुआ है किससे, सेकेंडरी कॉइल से, तो हम कहते हैं क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। यानी प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो अगर सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी कॉइल में जब भी फ्लक्स चेंज करेगा, प्राइमरी कॉइल में जब भी करंट चेंज करेगा, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते थे। तो ट्रांसफार्मर को ही देखते हैं। ट्रांसफार्मर, हालांकि मैंने बता दिया था, लेकिन इसमें अभी चीजें रहती हैं, इसमें एनर्जी लॉस रहते हैं, उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो चीजें हैं, वही बता रहा हूं मैं जल्दी से। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। तो ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, ये सॉफ्ट आयरन की आपकी कोर होती है। ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन की कोर है। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं? आयरन इसलिए यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमें क्या करना था, यूज करना था, तो हमने सॉफ्ट आयरन की कोर क्या की, यूज कर ली। ठीक है। और ये पूरा बल्क पीस यूज नहीं करते हम, पूरा बल्क में यूज नहीं करते। ये क्या होती हैं, खूब सारी सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड शीट्स होती हैं, उनको जोड़ के हम सॉफ्ट आयरन की कोर बनाते हैं। यानी खूब सारी, अगर हम देखें तो खूब सारी शीट्स होती हैं, लैमिनेटेड शीट्स होती हैं, जिनको हम जोड़ के सॉफ्ट आयरन की कोर बनाते हैं। हम इसी पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लगाते हैं। तो यहाँ हमने, मैंने बताया था, यहाँ प्राइमरी कॉइल लपेट दी आपने, तो ये प्राइमरी कॉइल हो गई। प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1 भी लिख सकते हो, स्मॉल n1 भी लिख सकते हो। अब क्योंकि इसको कॉइल फर्स्ट बोलते हैं, कॉइल फर्स्ट बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। फर्स्ट कॉइल बोलो या प्राइमरी कॉइल बोलो, तो ये प्राइमरी कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल होती है। और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को हम एनपी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एनपी बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसकी एनपी बोल दी। चाहे कैपिटल एनपी ले लो, चाहे स्मॉल एनपी ले लो, तो मैं स्मॉल एनपी ले लिया। यहाँ सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी कॉइल है, यहाँ क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से ज्यादा हो सकते हैं, अगर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और अगर वो स्टेप डाउन है, अगर वो स्टेप डाउन है, तो सेकेंडरी की टर्न प्राइमरी से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ मान लो ज्यादा ही टर्न ले ली मैंने, ये सेकेंडरी ले ली मैंने, तो ये आपकी सेकेंडरी कॉइल हो गई। क्या हो गई? सेकेंडरी कॉइल हो गई। तो ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती है, एनएस होती है। क्या होती है? एनएस होती है। तो ध्यान देना, ये फर्स्ट कॉइल हो गई, ये फर्स्ट कॉइल, ये सेकंड कॉइल, दो कॉइल हो गई। फर्स्ट कॉइल प्राइमरी कॉइल, ये सेकंड कॉइल सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। दोनों का, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स जुड़ा हुआ है किससे, सेकेंडरी कॉइल से। आप कहोगे कैसे जुड़ा है, तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर प्राइमरी कॉइल में हम करंट डालते हैं, मान लो प्राइमरी कॉइल को किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, प्राइमरी कॉइल को किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये एसी सोर्स होता है, तो मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा एसी सोर्स है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट जा रहा होगा, प्राइमरी कॉइल में करंट होगा। प्राइमरी कॉइल में करंट कितना है, आईपी है, प्राइमरी कॉइल का करंट है, तो आईपी करंट इन प्राइमरी कॉइल हो गया। तो आपको पता है प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स भी होगा, प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स भी होगा।
तो प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा, जो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स होगा, ठीक है, वो मान लो 5p है, और सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो 5s है। वो क्या है? 5s है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, अगर एक सिंगल टर्न का फ्लक्स देखूं, यानी फ्लक्स ऑफ सिंगल टर्न ऑफ प्राइमरी और ए सिंगल टर्न ऑफ सेकेंडरी, फ्लक्स पर यूनिट टर्न जो होता है ना, फ्लक्स पर यूनिट टर्न जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी यूनिट टर्न के लिए जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स फॉर यूनिट टर्न जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फ्लक्स पर यूनिट टर्न, फ्लक्स पर यूनिट टर्न, फ्लक्स पर यूनिट टर्न को हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लो फाई से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? फाई से डिनोट कर दिया। तो फ्लक्स पर यूनिट टर्न जो होता है वो फाई ले लेते हैं हम, और फ्लक्स पर यूनिट टर्न जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। प्राइमरी में एक सिंगल टर्न में और सेकेंडरी की एक सिंगल टर्न में फ्लक्स सेम होगा, अगर फ्लक्स का लीकेज नहीं है। अगर 100% फ्लक्स जो है प्राइमरी का सेकेंडरी से लिंक्ड है, अगर 100% फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड है, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है, फ्लक्स लीक नहीं हुआ है, तो यूनिट टर्न का जो प्राइमरी का फ्लक्स होगा, एक सिंगल टर्न का प्राइमरी का फ्लक्स और सिंगल टर्न का सेकेंडरी का फ्लक्स सेम होगा। यानी फ्लक्स ऑफ प्राइमरी और फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी सेम होगा, पर किसके लिए? फॉर सिंगल टर्न, फॉर सिंगल टर्न। फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ सेकेंडरी। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ प्राइमरी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ सेकेंडरी, वो क्या रहेगा बेटा? वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। वो सेम रहेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस। हेलो। हाँ बेटा, तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न जो है, पर यूनिट टर्न की बात हो रही है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं हो रही है। प्राइमरी के टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं हो रही है। यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इक्वल नहीं होता। पर मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ प्राइमरी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न ऑफ सेकेंडरी क्या होता है बेटा? वो इक्वल होता है। तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न और सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न, यानी फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न जो है वो कांस्टेंट है। हर एक टर्न के लिए फ्लक्स सेम होता है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। प्राइमरी के एक टर्न का फ्लक्स और सेकेंडरी के एक टर्न का फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड पर यूनिट टर्न ऑफ प्राइमरी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड पर यूनिट टर्न ऑफ सेकेंडरी, वो क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न जो है प्राइमरी का और सेकेंडरी का क्या है? सेम है। तो क्या रहता है बेटा? ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, तो जब सेम ही है तो हम इसको अलग नाम नहीं देंगे, 5p 5s नहीं, तो सिर्फ 5 बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? 5 बोल दे रहे हैं। ये कांस्टेंट रहेगा।
तो एक और चीज होता है बेटा, ईएमएफ इंड्यूस पर यूनिट टर्न जो होगा, ईएमएफ इंड्यूस पर यूनिट टर्न वो भी कांस्टेंट रहता है, इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट टर्न। तो इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो होगा या ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ईएमएफ पर यूनिट टर्न के लिए जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसको ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो है वो इंड्यूस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, ईएमएफ को तो ई ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो पर यूनिट टर्न का जो ईएमएफ होगा प्राइमरी का और पर यूनिट टर्न का जो ईएमएफ होगा सेकेंडरी का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पूरी कॉइल की बात नहीं हो रही, कॉइल के एक सिंगल टर्न की बात हो रही है। तो ईएमएफ पर यूनिट टर्न का ईएमएफ, एक सिंगल टर्न का जो ईएमएफ होगा प्राइमरी का और एक सिंगल टर्न का जो ईएमएफ होगा सेकेंडरी का वो क्या रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहता है। वो भी क्या रहता है बेटा, वो भी कांस्टेंट रहता है। तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो वो भी कांस्टेंट रहता है। तो जब वो कांस्टेंट ही होता है तो ठीक है, वो कांस्टेंट ही है तो इसे ईपीईएस बोलने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि इंड्यूस होता है सेकेंडरी में ईएमएफ, क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ को स्मॉल ई डिनोट करते हैं, किससे डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल ई से। तो इंड्यूस ईएमएफ को मैं स्मॉल ई से दिखा दे रहा हूँ, तो ये भी कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न जो है पाई वो भी कांस्टेंट, और ईएमएफ इंड्यूस पर यूनिट टर्न, ईएमएफ पर यूनिट टर्न वो भी क्या है, कांस्टेंट है। वो भी क्या है, कांस्टेंट है। और आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो होगा वो कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट टर्न होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। अरे कितना होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, ये इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइमरी की जो ईएमएफ है वो कितनी होगी, प्राइमरी की जो ईएमएफ है, मान लो प्राइमरी जो कॉइल है, ये जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल का जो ईएमएफ है, प्राइमरी कॉइल का जो ईएमएफ है उसे क्या बोलते हैं, हम ईपी बोलते हैं। और सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा, सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा, ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा, सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा वो ईएस होगा। प्राइमरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा वो ईपी होगा, और सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, ईएस होगा। यही है। तो एक सिंगल टर्न का ईएमएफ ई है, तो प्राइमरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा आप देख सकते हो। तो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ, प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं और सेकेंडरी कॉइल का भी ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो प्राइमरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा, ये ट्रांसफार्मर हटा दे रहा हूं मैं, ट्रांसफार्मर टॉपिक था। तो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल वो क्या होगा, एक सिंगल टर्न का ईएमएफ, ईएमएफ पर यूनिट टर्न, ईएमएफ पर यूनिट टर्न, पर यूनिट टर्न, एक यूनिट टर्न का ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न का ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की कितनी है, एनपी है, कितनी है, एनपी है। तो ध्यान देना, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ पर यूनिट टर्न, मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ पर यूनिट टर्न। तो अगर हमें निकालना है, अगर हमें प्राइम नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स ही तो अलग अलग होती है। प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं और सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं कभी बराबर नहीं होती ट्रांसफार्मर में। या तो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से कम होगी, या प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से ज्यादा होगी, या वाइस वर्सा आप बोल सकते हो। तो अगर प्राइमरी की ज्यादा है तो स्टेप डाउन, प्राइमरी की कम है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। बराबर कभी नहीं होती, बराबर कभी नहीं होती। लेकिन ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ईएमएफ पर यूनिट टर्न हमेशा क्या होगा बेटा, वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, एनपी। तो प्राइमरी का ईएमएफ कितना होगा, ईपी। और ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो है वो क्या है हमारा, ई है। कितना है, ई है। तो ईपी कितना आ जाएगा, ईपी कितना आ जाएगा, एनपी इंटू ई। तो ईपी आ जाएगा एनपी इंटू ई।
सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, सेकेंडरी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो सेकेंडरी के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी क्या होगा? ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ पर यूनिट टर्न। भाई ईएमएफ पर यूनिट टर्न दोनों में सेम रहेगा। EMF per unit turn of primary and EMF per unit turn of secondary. EMF per unit turn of primary and EMF per unit turn of secondary. प्राइमरी की EMF पर यूनिट टर्न और सेकेंडरी की EMF पर यूनिट टर्न क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और वो होगी माइनस डी फाइव बाई डी टी। और कांस्टेंट होगी तो हम उसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, तो ई ही बोल दे रहा हूं मैं उसे। तो हमें पता है फिर ईपी भी ई है और ईएस भी ई है, क्योंकि ईएमएफ पर यूनिट टर्न तो क्या है? कांस्टेंट है। ईएमएफ पर यूनिट टर्न को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा किसका? प्राइमरी का। टोटल ईएमएफ आ जाएगा किसका? सेकेंडरी का। तो टोटल ईएमएफ हमने देख ही लिया प्राइमरी का कितना आया। तो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इंटू में ईएमएफ इंड्यूस पर यूनिट टर्न। ऐसे ही ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इंटू में ईएमएफ पर यूनिट टर्न। यही हो गया। और ये था मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न। कितना था आपका? 5 था। कितना था? 5 था। और ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो है वो कितना है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो यहीं से आप निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक चीज हमेशा कांस्टेंट आएगी, आप खुद ही देख लो। यानी क्योंकि अब हमें पता है एनपी कभी भी एनएस के बराबर नहीं होगा, इसलिए ईपी कभी भी ईएस के बराबर नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो कभी इक्वल नहीं होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स ईएमएफ ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन एक चीज इक्वल थी, तो वो हम देख सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ प्राइमरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, वो क्या है? ईएमएफ पर यूनिट टर्न, ईएमएफ पर यूनिट टर्न, यही है। और ये आपका जो है ये आ गया, और ये चीज कांस्टेंट है। ऐसे ही ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी क्या हो जाएगा? ईएमएफ पर यूनिट टर्न। भाई प्राइमरी में टोटल ईएमएफ कितनी है? ईपी, और उसको नंबर ऑफ टर्न से प्राइमरी से डिवाइड कर दो एनपी से, तो ये आ जाएगा ईएमएफ पर यूनिट टर्न। और ईएमएफ सेकेंडरी की कितनी है? ईएस अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी से डिवाइड कर दो, तो ये आपको आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट टर्न। और ये तो हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो होता है ई, वो कितना होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। और वो ऑलवेज क्या होता है? वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। तो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम। ठीक है, डालना चाहो तो यहाँ पे ई की जगह आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस डी फाइव बाय डी टी, माइनस डी फाइव बाय डी टी, यही होता है। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि ई एस अपॉन में एन एस इक्वल टू क्या होता है? ई पी अपॉन में एन पी इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाइव बाय डी टी। और ये होता है ईएमएफ पर यूनिट टर्न, ईएमएफ पर यूनिट टर्न। और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देखते हैं आगे। तो ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो है वो हमेशा आपका क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। ये मेन है। तो बुक में ऐसे नहीं लिखा है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए सिंपलिसिटी में लिख दिया कि सेकेंडरी की ईएमएफ ईएस और प्राइमरी की ईएमएफ ईपी। ईएमएफ पर यूनिट टर्न निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो। तो सेकेंडरी को सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो, प्राइमरी को प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो। यही है। तो ये क्या हो जाएगा? ईएमएफ पर यूनिट टर्न आ जाएगा। और ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो होता है वो कितना होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। और फाई क्या होता है? फ्लक्स लिंक्ड पर यूनिट टर्न। फाई क्या है? फ्लक्स लिंक्ड पर यूनिट टर्न।
और ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एनसीईआरटी में ऐसे या कहीं ऐसे लिखा रहेगा ES/NS, ये -dϕ/dt, यही है। तो ES अगर हम देखेंगे तो ES कितना आएगा, ES होता है -NS dϕ/dt, ऐसे लिख देते हो। ऐसे ही क्या हो जाएगा, EP जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, -NP dϕ/dt, -dϕ/dt। और ये आपको पता है dϕ/dt जो होता है ये क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF होता है। क्या होता है, EMF पर यूनिट टर्न होता है, EMF पर यूनिट टर्न होता है, जिसको हम dϕ/dt भी बोलते हैं। ये तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं से फिर हमें फॉर्मूले मिले थे, यहीं से हमने सारे फॉर्मूले देखे थे, तो वो फॉर्मूले हम देखते हैं जल्दी से। हमने एक ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो देखा था, तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो यहीं से एक चीज आ जाएगी, तो ES अपॉन में NS इक्वल टू क्या था, EP अपॉन में क्या था, NP। तो कितना हो जाएगा बेटा, EP इधर आ जाएगा और NS इधर चला जाएगा, तो EP यहाँ से हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, NS, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, EP। तो EMF ऑफ सेकेंडरी अपॉन में EMF ऑफ प्राइमरी इक्वल होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो, के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो बोलते हैं, के बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो होता है, ठीक है। और हमने देखा था अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो इनपुट पावर जो होगी, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी। इनपुट पावर आउटपुट पावर के क्या होगी, बराबर होगी। तो इनपुट पावर PI इक्वल टू होगा आउटपुट पावर P0, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगी। सेकेंडरी में अभी करंट नहीं है, तो सेकेंडरी की EMF ES थी, तो हम इसको ES ले रहे थे, और प्राइमरी की EMF EP थी, तो हम इसको EP ले रहे थे। तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, अगर हम देखें तो इनपुट पावर को हम PI बोल रहे हैं, और इनपुट पावर होता है वोल्टेज इनटू टाइम। तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी को VP को ही बोलते हैं EP, EMF ऑफ प्राइमरी, ठीक है। ऐसे ही आउटपुट पावर को हम क्या बोलते हैं, PO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PO बोलते हैं, आउटपुट पावर को बोलते हैं। और आउटपुट पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी। अभी नहीं है करंट, तो आप क्या काम करो, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दोगे, एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लोड रेजिस्टेंस RL हमने लगा दिया। RL हमारा क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, RL हमारा एक लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस होता है। इसके पैरेलल में ही हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। इनपुट हमारा AC था, तो आउटपुट भी हमारा AC मिलेगा। इनपुट हमारा क्या था, इनपुट आपका AC था, इनपुट AC था, तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, AC ही आउटपुट मिलेगा। बस क्या होगा, वोल्टेज अलग होगी, करंट अलग होगा, पावर सेम होगी अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। तो हमने देखा है VS को ही बोलते हैं, VS को ES बोलते हैं, EMF ऑफ सेकेंडरी। तो देखो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, एक होता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है, तो वो होती है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन में क्या होता है, इनपुट पावर। आउटपुट पावर अपॉन में क्या होता है, इनपुट पावर होता है। आउटपुट पावर जो है वो हमारी कितनी है, आउटपुट पावर हो गई PO, और इनपुट पावर है हमारी क्या, PI, यही है। तो आउटपुट पावर आप डाल, ये एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी होती है। वैसे तो कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है, कोई भी जो ट्रांसफार्मर होगा, उसकी एफिशिएंसी कभी भी जो है 100% नहीं होती, प्रैक्टिकली नहीं होती। ठीक है, थ्योरी में 100% होता है, प्रैक्टिकली तो किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती।
100% का मतलब है 100/100 यानी कितना है 1, कितना है 1 है, ठीक है। तो हमेशा एफिशिएंसी क्या होती है 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, 95%, 96%, 99% ऐसे होता है। तो हम यहाँ पे एक और चीज निकाल सकते हैं, यहाँ से एक और चीज मिल जाएगी, ये तो आपको पता ही रहेगा एफिशिएंसी के लिए। तो आउटपुट पावर की वैल्यू डाल देंगे, आउटपुट पावर है हमारा ES और क्या है IS, और इनपुट पावर हमारा जो है वो है EP और IP, यही है, ये आ गया आपका। तो आप ये देखो ES/EP जो होता है वो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो होता है, K होता है, तो K होता है। तो यहाँ से एक चीज मिल जाएगी, तो IP यहाँ ले आओ तो ये IP आ जाएगा और IS इसके अपोन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा K/एफिशिएंसी, K/एफिशिएंसी। ये आपके लिए करंट के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, करंट के लिए हो गया, ठीक है। तो ये करंट के लिए हो जाता है। तो ये भी याद, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ईटा इधर ही रखो, इधर ले आओ ईटा, ये लो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक ही फॉर्मूला आ जाएगा। K था तो K क्या होता है, K होता है IP/IS, यानी K जो था यहाँ पे K था, तो K जो होता है वो होता है करंट इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी अपॉन में करंट इन सेकेंडरी, करंट इन प्राइमरी अपॉन में करंट इन सेकेंडरी के कितने टाइम्स, ईटा टाइम्स, यही आपका क्या होता है K होता है, यही आपका क्या होता है K होता है। बस फर्क क्या है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, अगर कैसा ट्रांसफार्मर होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो एफिशिएंसी जो होती है वो 100% होती है, यानी कितनी होती है 1 होती है। 100% मतलब 100/100 यानी कितनी 1 होती है, तो एफिशिएंसी तब 1 होती है, तब एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, ठीक है, तब ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है, तो ये बहुत यही फॉर्मूले हैं, बस इसी पे सारे होंगे, ठीक है, इसी पे सारा रहेगा, ठीक है। बस हमें जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो यही याद रखने हैं, फॉर्मूले जितने भी हैं, ठीक है, आपको यही याद रखना है। और एक फॉर्मूला, यानी अगर मैं शॉर्ट कर दूं सारे फॉर्मूले, तो आप समझो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, EMF ऑफ सेकेंडरी अपॉन में EMF ऑफ प्राइमरी इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, बराबर होता है ईटा टाइम्स करंट इन प्राइमरी अपॉन में करंट इन सेकेंडरी, बराबर होता है K को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो, K को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए K की वैल्यू 1 से कम होगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए K की वैल्यू 1 से ज्यादा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर K की वैल्यू 1 से कम होगी। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये पहला फॉर्मूला आपने याद किया है, दूसरा फॉर्मूला जो होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो एफिशिएंसी होती है ईटा, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, वो होती है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, क्या होती है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, ये दूसरा फॉर्मूला है। आउटपुट पावर अपॉन में क्या होता है इनपुट पावर होता है, ठीक है, और पावर वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो प्राइमरी की वोल्टेज को VP बोलते हैं और सेकेंडरी की वोल्टेज को VS बोलते हैं। तो चाहे तो वोल्टेज बोलो, वोल्टेज को तो V बोलते हैं, तो वोल्टेज V होता है, प्राइमरी की वोल्टेज VP और सेकेंडरी की वोल्टेज VS। वोल्टेज को हम EMF भी बोलते हैं, तो EMF ऑफ सेकेंडरी हमारा VS ही होता है और EMF ऑफ प्राइमरी हमारा क्या होता है VP ही होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी EMF ऑफ प्राइमरी बोलो या वोल्टेज ऑफ प्राइमरी बोलो, EMF ऑफ सेकेंडरी बोलो या वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बोलो। तो ये इसमें ये सारे इस पे तो न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसमें देखते हैं बेटा पावर लॉस कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ट्रांसफार्मर इज नॉट ए पावर जनरेटिंग डिवाइस, ट्रांसफार्मर पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं है, ये पावर जनरेट नहीं करता। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें जिसमें पावर लॉस नहीं हो रहा है, जितनी इनपुट में पावर दे रहे हैं उतनी आउटपुट पे पावर मिल रही है, तो जितने टाइम से ये वोल्टेज क्या करेगा इंक्रीज करेगा, उतने ही टाइम से करंट क्या करेगा डिक्रीज करेगा, पर पावर सेम देगा। तो मान लो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसका ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो 100 है,
तो वो 100 टाइम्स क्या करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा, और 100 टाइम्स करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, पर पावर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, जितनी इनपुट पावर रहेगी उतनी आउटपुट पावर रहेगी। तो पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं होता। दूसरी चीज, जो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी सोर्स पे काम नहीं करता। डीसी ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता, क्योंकि वो डीसी वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि डीसी आपका एक स्टेडी करंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट नहीं बदल रहा होता, प्राइमरी कॉइल में करंट नहीं चेंज हो रहा होता, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, यानी जो प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी प्राइमरी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेकेंडरी से लिंक्ड है। प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे लिंक्ड है भाई, प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी से लिंक्ड है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी प्राइमरी की किससे लिंक्ड हो जाएंगी, सेकेंडरी से लिंक्ड हो जाएंगी। तो प्राइमरी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लिंक्ड हो जाती हैं, किससे लिंक्ड हो जाती हैं, सेकेंडरी से लिंक्ड हो जाती है। तो अगर मैं समझाने के लिए ऐसे समझा देता हूँ, तो बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, बहुत सारी फील्ड लाइंस है। तो ऐसे ये लिंक हो जाएंगी, प्राइमरी की सेकेंडरी से लिंक होती चली जाएगी, प्राइमरी की सेकेंडरी से लिंक्ड हो जाएगी, प्राइमरी की सेकेंडरी से लिंक्ड हो जाएगी, ऐसे प्राइमरी की सेकेंडरी से क्या हो जाएगी, लिंक्ड हो जाएगी, ऐसे जा रही है। यानी प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में से जा रही है, प्राइमरी से निकली सेकेंडरी में चली गई, प्राइमरी से निकली सेकेंडरी में चली गई, प्राइमरी से निकली सेकेंडरी में चली गई, इस तरीके से। और क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं, तो क्लोज लूप कर दो, वापस ऐसे चली गई, इस तरीके से, तो इस तरीके से। तो आप खुद ही देखो, यानी प्राइमरी की जो है वो सेकेंडरी से क्या होती है, लिंक्ड है। तो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल था कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल की हम म्यूचुअल कपलिंग कराते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी जब भी प्राइमरी में क्या चेंज करेगा, करंट चेंज करेगा, तो सेकेंडरी में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब भी प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेगा तब सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर प्राइमरी का फ्लक्स किससे लिंक्ड है, सेकेंडरी से लिंक्ड है। अगर प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी में करंट बदलने की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल था। अब आ जाते हैं इसके लॉसेस के बारे में। ट्रांसफार्मर आइडियल होता नहीं है, तो आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर नहीं होती, तो बहुत सारे लॉस होते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं। वो लॉस, वेरियस लॉस देखते हैं बेटा, ठीक है, वो लॉस हम देखते हैं। तो देखो, एक तो होता है कि कई लॉस आते हैं। पहला आता है फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज। तो फ्लक्स लीक कर जाता है। प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी से 100% लिंक्ड नहीं होता। प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी से 100% लिंक्ड नहीं होता है। मान लो प्राइमरी का जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 5P है और सेकेंडरी का जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 5S है, तो बराबर नहीं होते। प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका कारण होता है थोड़ा बहुत प्राइमरी का फ्लक्स जो होता है, सेकेंडरी का जो फ्लक्स होता है प्राइमरी से कम होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्स क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। मान लो प्राइमरी का जो फ्लक्स है मान लो 100 वेबर है, तो सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो 95 वेबर है। तो कितने परसेंट, कितना फ्लक्स लीक कर गया बेटा, 5 वेबर फ्लक्स लीक कर गया। अरे कितना फ्लक्स लीक कर गया, 5 वेबर फ्लक्स क्या कर गया, लीक कर गया। यानी 100% फ्लक्स लिंक्ड नहीं है। प्राइमरी का फ्लक्स जो है सेकेंडरी से लिंक्ड तो है, पर 100% लिंक्ड नहीं है। कितने परसेंट लिंक्ड है, 95% लिंक्ड है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है फ्लक्स का, 5% का लॉस हो रहा है। यानी 5 वेबर फ्लक्स क्या कर रहा है, लॉस हो जा रहा है। कैसे हो जाता है वो भी देख लेते हैं, अगर हम देखें तो समझते हैं। होगा क्या, प्राइमरी की फील्ड लाइंस कुछ इधर से भी चली गई, ये लो, तो प्राइमरी की फील्ड लाइंस ऐसे चली गई, लो, तो सारी फील्ड लाइंस किस में से नहीं गई, सारी फील्ड लाइंस सेकेंडरी में से नहीं गई है।
कुछ फील्ड लाइंस क्या कर गई हैं बेटा, कुछ फील्ड लाइंस लीक कर गई हैं, कुछ फील्ड लाइंस क्या कर गई, लीक कर गई। तो आप खुद ही देखो, जो ये फील्ड लाइंस है ये लीक कर गई हैं, यानी प्राइमरी की जो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी सारी की सारी किस में से नहीं गई, सेकेंडरी में से नहीं गई। ऐसे सपोज करो कि प्राइमरी में से 1,00,000 फील्ड लाइंस निकल रही थी। कितनी फील्ड लाइंस निकल रही थी, 1,00,000 फील्ड लाइंस निकल रही थी। तो सेकेंडरी में से 95,000 फील्ड लाइंस ही पास कर रही। 5,000 फील्ड लाइंस क्या कर गई, 5,000 फील्ड लाइंस क्या कर गई, इधर उधर चली गई है। तो वो लीक कर गई है, क्या कर गई है, वो लीक कर गई है। तो वो इधर उधर चली गई है तो लीक कर गई है। ये है, समझते हैं इस चीज को। तो इसे कहते हैं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज तो होता ही होता है। फ्लक्स लीकेज को आप कभी रोक नहीं सकते, फ्लक्स लीकेज को आप मिनिमाइज कर सकते हो, पर क्या है, उसको खत्म नहीं कर सकते। तो फ्लक्स लीक करेगा ही करेगा, पर आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो फ्लक्स लीकेज रोकने के लिए हम एक काम करते हैं, हम जो दोनों कॉइल होती हैं उनकी बहुत अच्छी कपलिंग करते हैं। बहुत ही बेस्ट क्या करते हैं बेटा, कपलिंग करते हैं। ठीक है, कपलिंग बेस्ट होनी चाहिए कॉइल की। तो कपलिंग को थोड़ा समझते हैं। मान लो ये हमारी एक प्राइमरी कॉइल है और ये मैंने एक क्या रख दी, ये मेरी एक सेकेंडरी कॉइल है, और काफी दूर है, मान लो काफी दूर है। ये मेरी सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। तो आप खुद ही देखो, प्राइमरी कॉइल में अगर करंट होगा, सोर्स से कनेक्टेड होगा, ये प्राइमरी में करंट अगर होगा तो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। तो प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मान लो ये है, तो वो सेकेंडरी से लिंक नहीं कर पा रहा है, वो सेकेंडरी से लिंक नहीं कर पा रहा है। देखो क्या है बेटा, बहुत कम ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, सेकेंडरी से लिंक हो रहा है। बहुत कम ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो कपलिंग पुअर है, क्या है, कपलिंग पुअर है। मैं थोड़ा कॉइल को पास ले आऊंगा, अगर मैं कॉइल को पास ले आता हूं, सेकेंडरी कॉइल को पास ले आया मैं, तो कपलिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से क्या करेंगी, अब पास करेंगी। लेकिन ओरिएंटेशन भी बदलते हैं हम। ओरिएंटेशन बदल रहा हूं मैं, मान लो मैंने ओरिएंटेशन भी चेंज कर दी, तो मैंने सेकेंडरी कॉइल को भी ऐसे ही रख दिया, ये लो। तो अब सेकेंडरी कॉइल से बहुत ज्यादा फ्लक्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो सेकेंडरी सर ये कॉइल वाला से पॉइंट फ्लक्स, दोबारा बताओगे? हाँ बेटा, ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो। अच्छा मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो बेटा इधर देखो, आप एक चीज समझो, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, बड़ी सी ले लेते हैं, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। और प्राइमरी कॉइल को किसी एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट है कितना, आईपी है। तो आपको पता है इसके फ्लक्स भी लिंक्ड होगा। तो फ्लक्स लिंकेज देखते हैं। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसमें से जा रही होंगी, बहुत सारी होंगी, मैं सारी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये ऐसे इसमें से होके जा रही हैं। तो अगर मैं किसी कॉइल को बहुत दूर रख दूं, ये लो मैंने बहुत दूर रख दिया, ये सेकेंडरी कॉइल रख दी, ये यहां रख दी, मैंने बहुत दूर रख दी है सेकेंडरी कॉइल। तो गलती से शायद कोई एक आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से चली जाए तो चली जाए। तो अगर इसमें से मान लो 1,00,000 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो पता चला इसमें से 10 फील्ड लाइंस ही जा रही हैं, ठीक है, या कोई 1,00,000 में से 10 फील्ड लाइंस, यानी ना के बराबर ही जा रही है। तो कपलिंग बड़ी पुअर है। कैसी कपलिंग है, पुअर है, ठीक है, क्योंकि एक तो सेकेंडरी कॉइल को काफी दूर रखा हुआ है और दूसरा उसकी ओरिएंटेशन भी गलत है। तो
हम क्या करेंगे, हम उसको पास में ले आएंगे। मैं उसको पास ला रहा हूं, तो फ्लक्स लीकेज की बात हो रही थी, पहला पॉइंट था। मैं उसको पास में ले आया, मैं उसको यहाँ पास में ले आया, तो पास में ले आया, ये लो। तो अब इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं बेटा, अब इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो सेकेंडरी कॉइल से अब ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड हो गया। मान लो इसकी अब 1,00,000 फील्ड लाइंस थी, तो इसमें से मान लो 60,000 फील्ड लाइंस जा रही है, तो कपलिंग थोड़ी अच्छी हो गई, कपलिंग थोड़ी अच्छी हो गई। तो मैं ओरिएंटेशन भी बदलता हूं उसकी, तो मैं और पास ले आऊंगा और ओरिएंटेशन भी चेंज कर दूंगा, डायरेक्शन भी चेंज कर दूंगा, दोनों कॉइल को कोएक्सियली रख दूंगा। तो दूसरी कॉइल भी ऐसे ही रख दी मैंने, कोएक्सियली रख दी। ये सेकेंडरी कॉइल भी मैंने ऐसे ही रख दी, ये सेकेंडरी कॉइल है बेटा, कोएक्सियली रख दी। तो बहुत ज्यादा फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में से क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है। तो प्राइमरी में से 1,00,000 निकल रही थी, तो सेकेंडरी में से अब मान लो 80,000 पास कर रही है अभी भी, लेकिन 20,000 फील्ड लाइंस लीक कर जा रही है। किसमें से नहीं जा रही है, उसमें से नहीं जा रही है, कुछ लीकेज हो रहा है अभी भी, कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस क्या कर जा रही है, लीक कर जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बढ़िया तरीका होता है, कपलिंग और बेस्ट करनी है तो सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के अंदर ही डाल दो। तो अगर मैं सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के अंदर ही डाल दूं, सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के अंदर ही डाल दूं, तो और बढ़िया क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। यानी प्राइमरी के अंदर ही मैंने सेकेंडरी कॉइल डाल दी। थोड़ा समझाने के लिए मैं फील्ड लाइन सब नहीं दिखाऊंगा, ये लो, ये प्राइमरी कॉइल थी, ये प्राइमरी कॉइल थी, प्राइमरी कॉइल के अंदर ही मैंने सेकेंडरी कॉइल डाल दी। तो सेकेंडरी कॉइल इसके अंदर ही है, ये रही सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल किसके अंदर हो गई बेटा, प्राइमरी कॉइल के अंदर हो गई। तो ये प्राइमरी कॉइल थी, प्राइमरी कॉइल के अंदर ही चली गई हमारी सेकेंडरी कॉइल चली गई। तो अब इसमें से 1,00,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, तो इसमें से अब मान लो कितनी जा रही है, 90,000 जा रही है। तब भी 10,000 फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, तब भी 10,000 लीक कर जा रही है। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड डाल दे रहे हैं। मान लो मैंने सॉफ्ट आयरन की रोड डाल दी, किसकी रोड डाल दी, सॉफ्ट आयरन की रोड डाल दी। तो ये रोड डाल दी मैंने, किसकी रोड है, ये सॉफ्ट आयरन की रोड है। तो सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करना प्रेफर करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से पास करेंगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से पास करेंगी। तो अब ज्यादा फ्लक्स लिंक, अब लीकेज कम हो जाएगी, इधर उधर जा रही थी वो भी इसी में से जाएंगी। तो अब पता चला 99,000 फील्ड लाइंस इसी में से जा रही हैं। यानी प्राइमरी में से निकल रही है 1,00,000 और सेकेंडरी में से जा रही है कितनी, 99,000। तब भी 1,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर जा रही है, लीक कर जा रही है। ठीक है, तो यानी फ्लक्स लीकेज को आप रिड्यूस कर सकते हो पर खत्म नहीं कर सकते। यही वजह है कि प्रैक्टिकली जो होता है, हम जो ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली बनाते हैं वो थोड़ा ऐसे बनाते हैं। उसमें जो सॉफ्ट आयरन की जो कोर होती है, जो सॉफ्ट आयरन की ये जो कोर है, जो सॉफ्ट आयरन की जो कोर है, ये आपकी सॉफ्ट आयरन की कोर है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी वाली कोर नहीं यूज करते, एक इस तरीके की, बीच में भी एक ऐसा होता है, इस तरीके की सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ये वाली सॉफ्ट आयरन की कोर हम यूज करते हैं, ये वाली सॉफ्ट आयरन की कोर हम यूज करते हैं, और हम बीच वाले पे ही लपेटते हैं। इसी पे पहले हम सेकेंडरी लपेट देते हैं, नीचे हम सेकेंडरी लपेट देते हैं। तो अंदर हमने सेकेंडरी लपेट दी है, ये सेकेंडरी कॉइल पहले लपेट दी इसके ऊपर। ये कौन सी कॉइल लपेट दी हमने, सेकेंडरी, और इसी के ऊपर हम प्राइमरी लपेट देते हैं। तो इसी के ऊपर अब हम प्राइमरी लपेट देते हैं, तो इसी के ऊपर अब हम प्राइमरी लपेट देते हैं। तो ये हमने प्राइमरी कॉइल इसके ऊपर लपेट दी, यही है, ताकि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के अंदर चली जाए। और ये हमारा एक आयरन आपका क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहां से हम इनपुट दे देते हैं, एसी इनपुट दे देते हैं,
और यहां से हम आउटपुट ले लेते हैं, तो आउटपुट हम जो लेते हैं वो एक लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लेते हैं, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर या आर एल, जो हैवी रेजिस्टेंस होता है लोड रेजिस्टेंस। इससे फ्लक्स लीकेज मिनिमाइज तो हो जाता है पर खत्म नहीं होता। तो फ्लक्स लीकेज कम करने के लिए हम कपलिंग बेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कपलिंग बेस्ट करते हैं। और बेस्ट कपलिंग के लिए हम क्या करेंगे? प्राइमरी कॉइल के अंदर ही डाल देंगे क्या? सेकेंडरी कॉइल डाल देंगे, और उसी के अंदर एक क्या डाल देंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल देंगे, जैसे सॉफ्ट आयरन, ताकि प्राइमरी का जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड रहे किसके साथ? सेकेंडरी के साथ। इस तरीके से हम फ्लक्स लीकेज को रोकते हैं, मिनिमाइज करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स तो फिर भी लीक हो जाता है। चलो अब आते हैं दूसरी चीज। तो फ्लक्स लीकेज मैंने बताया, फ्लक्स लीकेज की वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती, और कभी भी आप प्राइमरी का 100% फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक्ड नहीं करा सकते, चाहे कितनी ही बेस्ट कपलिंग आप क्यों ना कर लो। दूसरा जो होता है वो होता है आयरन लॉस होता है। क्या होता है बेटा? आयरन लॉस। दूसरा लॉस होता है आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस को एडी करंट लॉस भी बोलते हैं। आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस भी बोलते हैं। तो इसे आयरन लॉस बोलो या क्या बोलो? एडी करंट लॉस बोलते हैं। देख लेते हैं इसको। इसे आयरन लॉस बोलते हैं या एडी करंट लॉस बोलते हैं? एडी करंट। अब सोचोगे कौन सा करंट है? एडी करंट लॉस या आयरन लॉस। इस चीज को अगर हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये रहा। तो आप एक चीज समझो, पहले एडी करंट समझते हैं है क्या। तो एडी करंट अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लो ये सॉफ्ट आयरन का पीस है, ये सॉफ्ट आयरन का एक पीस है, ये सॉफ्ट आयरन का एक पीस है। तो सॉफ्ट आयरन है, या आयरन भी ले सकते हो आप, कोई एक ही बात। आयरन का एक पीस है, आयरन हो, कोई मेटल होना चाहिए, कोई क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। कोई भी मेटल हो सकता है, ये आयरन भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, ब्रास भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, एलॉय या कोई मेटल होगा। तो आपको पता है किसी मेटल में से, अगर किसी मेटल है तो मेटल के अगर आसपास मैं क्या रख दूं? मेटल के आसपास अगर मैं यहाँ पे एक कॉइल रख दिया, मैंने ये एक प्राइमरी कॉइल रख दी है मेटल के आसपास, तो ये मैंने प्राइमरी कॉइल रख दी है, ये मेरी एक प्राइमरी कॉइल है। सेकेंडरी की अभी हम बात ही नहीं कर रहे। और इसमें से मान लो अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, एसी करंट जा रहा है। कैसा करंट जा रहा है? अल्टरनेटिंग करंट इसमें से पास कर रहा है, और करंट है आईपी। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट टाइम वेरिंग करंट होता है। तो टाइम अगर के रिस्पेक्ट में करंट वेरी करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स वेरी करेगा। तो देखो अब प्राइमरी का जो फ्लक्स है, प्राइमरी की जो फील्ड लाइंस है वो किसमें से पास करेंगी? प्राइमरी की जो फील्ड लाइंस है वो किसमें से पास कर रही है? तो मेटल में से भी पास कर रही है। अरे किसमें से पास कर रही है? मेटल में से भी पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मेटल में से पास करती हैं फील्ड लाइंस। तो देखो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? ये सोलेनोइड ही तो है प्राइमरी कॉइल, तो सोलेनोइड है, और ये सॉलिड, ये मेटल है, एक सॉलिड, ये सॉलिड है, और ये मेटल या एलॉय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटल या एलॉय, यानी कोई कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई कंडक्टर होना चाहिए, मेटल या एलॉय होना चाहिए। तो आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। तो प्राइमरी की, और एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में क्या होता है? लेंथ। तो प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो एनपी होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कितना है? एनपी है। और करंट इन प्राइमरी कितना है? आईपी है।
और आपको पता है जो करंट है वो हर समय क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। तो होगा क्या, कॉइल में तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा ही बदलेगा, मेटल के आसपास भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मेटल से लिंक्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा। किसके किससे लिंक्ड है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, किससे लिंक्ड है, सॉलिड से लिंक्ड है, कंडक्टिंग सॉलिड से लिंक्ड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करेगा तो इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये जो मेटल का सॉलिड है, मेटल का सॉलिड के अंदर भी ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इसमें भी बेटा ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो इसमें करंट चलने लगेगा, तो इसमें भी करंट चलने लगेगा, करंट आ जाएगा इसमें। ये भी करंट है, ये भी इंड्यूस करंट है। पर किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, इस करंट को नाम दिया गया एडी करंट। क्या नाम दिया गया, एडी करंट। तो एडी करंट जो होता है वो होता क्या है कि कोई भी जो है बल्क मेटल, कोई भी जो है मेटेलिक सॉलिड के आसपास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसमें से पास कर रहा है सॉलिड पीस में से, वो वेरी करेगा, चेंज करेगा, तो उस मेटेलिक पीस के अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इस करंट को क्या कहेंगे, एडी करंट। यानी सीधी सी बात है, कॉइल सर्किट या लूप के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें उसके थ्रू पास कर रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इंड्यूस ईएमएफ, और जो करंट इंड्यूस होगा उसे इंड्यूस करंट। लेकिन किसी मेटेलिक पीस के से अंदर से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, यानी किसी मेटेलिक पीस का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो मेटेलिक पीस के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इस इंड्यूस करंट को एडी करंट बोलेंगे। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स वो है जो उसमें उससे लिंक्ड है, जो मेटेलिक पीस से क्या है, लिंक्ड है। तो करंट इंड्यूस हो जाता है मेटेलिक पीस के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो पीस के थ्रू पास कर रहा है वो चेंज करता है, तो इसको बोलते हैं एडी करंट। तो यहाँ पे भी देखो इस करंट की वजह से क्या है, आयरन है, आयरन का अपना रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है। तो आयरन का मान लो अपना रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो हीट निकलती है आयरन में से, क्या निकलेगी, हीट। हीट कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है हीट, टी तो टाइम है, पर यूनिट टाइम के लिए, यानी टाइम 1 सेकंड ले लो तो टाइम तो 1 सेकंड ले लो, पर यूनिट टाइम के लिए ले लिया। तो करंट कितना है, इंड्यूस करंट, ये वाला जो इंड्यूस करंट है ये भी इंड्यूस करंट ही होता है, एडी करंट भी इंड्यूस करंट है, पर ये किसी सर्किट कॉइल या लूप में इंड्यूस नहीं हुआ है। ये कहाँ इंड्यूस हो गया, ये बल्क मेटल में इंड्यूस हो गया, मेटेलिक पीस में इंड्यूस हो गया। जब मेटेलिक पीस का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर गया, चेंज कर गया, तो उसको बोलते हैं हम इंड्यूस करंट। तो आई स्क्वायर आर, तो हीट निकलेगी, और ये हीट को, ये हीट से भी क्या होगा, एनर्जी का लॉस बोलते हैं। और ये जो सॉफ्ट आयरन है गर्म होगी, सॉफ्ट आयरन क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसका अपना रेजिस्टेंस है। तो इसको लॉस को बोलते हैं आयरन लॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या तो आयरन लॉस बोलो या तो क्या बोलो, एडी करंट लॉस बोलो। तो ये आयरन लॉस होता है या एडी करंट लॉस होता है। इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, तो इसको रिड्यूस करने का एक तरीका होता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं सॉफ्ट आयरन का। क्या बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे सॉफ्ट आयरन का। तो सॉफ्ट आयरन का अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, अगर आप सॉफ्ट आयरन का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो आप ना लैमिनेटेड कोर यूज करोगे। लैमिनेटेड कोर का मतलब ऐसे है, तो हम लैमिनेटेड कोर लेते हैं, यानी कई लेयर होती हैं इसकी,
कई सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड शीट्स होती हैं, कई सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड शीट्स होती हैं, और इन लैमिनेटेड शीट्स को हम एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लैमिनेटेड शीट्स को एक साथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो लैमिनेटेड शीट्स को आप एक साथ जोड़ देते हैं ऐसे। तो हम जो है सॉफ्ट आयरन की खूब सारी लैमिनेटेड शीट्स लेते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करके और कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर बनाते हैं। तो खूब सारी लैमिनेटेड शीट्स लेके उनको आपस में हम क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं। तो लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की शीट्स होती हैं, उससे हम सॉफ्ट आयरन की कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर बनाते हैं। इससे होता क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, एडी करंट डिक्रीज कर जाता है। सॉफ्ट आयरन की कोर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, एडी करंट डिक्रीज कर जाता है, तो हीट लॉस कम होता है, यानी आयरन लॉस क्या होता है, कम होता है। तो हीट लॉस कम होता है यानी आयरन लॉस क्या होता है, कम होता है। चौथा आता है इसमें, अगर हम देखें तो कॉपर लॉस होता है। क्या होता है, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस में आप समझ सकते हो, अगर हम कॉपर लॉस की बात करें तो प्राइमरी कॉइल भी कॉपर की बनी हुई है और सेकेंडरी कॉइल भी कॉपर की बनी हुई है, और जितने भी टर्न हो, मान लो प्राइमरी में 10 हो, सेकेंडरी में 1000 हो, तो कॉपर में से करंट चल रहा होता है। तो बेटा आपको पता है कितनी, कैसी भी कॉपर हो, कैसी भी कॉपर हो, मान लो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, तो ये प्राइमरी है और वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी कॉइल में की नंबर ऑफ टर्न्स एनपी थी, सेकेंडरी की एनएस थी। तो आपको पता है कॉपर की बहुत ज्यादा टर्न होती है बेटा, बहुत सारी टर्न होती है। मान लो इसकी 100 टर्न है और इसकी लगभग लगभग कम से कम मान लो 10,000 या 1000 टर्न है। तो बहुत ज्यादा टर्न है सेकेंडरी की और प्राइमरी की, तो ये काफी लंबी वायर हो जाती है। तो और पतली वायर होती है, तो थिकनेस कम होती है, लेंथ ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो कॉपर की बनी है पर पतली वायर है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, तो इसका भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। तो इस कॉपर वायर में से क्या चल रहा होता है, इस कॉपर वायर में से प्राइमरी करंट चल रहा होता है प्राइमरी में, और सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी करंट चल रहा होता है सेकेंडरी में से। किसमें से, सेकेंडरी में से सेकेंडरी करंट चल रहा होता है। तो सेकेंडरी में से सेकेंडरी करंट चल रहा होता है, प्राइमरी में से प्राइमरी करंट चल रहा होता है। तो प्राइमरी का भी रेजिस्टेंस होता है आरपी और सेकेंडरी कॉइल का भी रेजिस्टेंस होता है आरएस, अच्छा खासा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा कॉपर की जो ये वायर है, ये कोई छोटी सी वायर नहीं होती, ये बहुत लंबी वायर होती है। सेकेंडरी की अगर नंबर ऑफ टर्न 10,000 है, तो इस वायर को अगर सीधा लंबा कर दो तो ये कई किलोमीटर की पतली वायर हो जाएगी। तो इसका भी रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा क्योंकि थिकनेस कम है, लेंथ ज्यादा है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो लेंथ बहुत ही ज्यादा और एरिया बहुत ही कम, तो काफी रेजिस्टेंस होता है। तो प्राइमरी में से भी हीट निकलती है और सेकेंडरी में से भी हीट निकलती है। तो हीट जो है प्राइमरी में से जो हीट निकलती है, हीट होती है आई स्क्वायर आर टी। हीट जो डेसिपिएट होगी प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो हीट निकलेगी वो आई स्क्वायर आर टी, यही होता है। पर यूनिट टाइम की बात करें, यानी पर सेकंड की बात करें, 1 सेकंड ले लें, तो 1 सेकंड ले लिया तो आई स्क्वायर आर हो गया। हीट डेसिपिएटेड पर सेकंड कितना हो जाएगा, किसका करंट, प्राइमरी का करंट, किसका रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रेजिस्टेंस, किस में से हीट निकलेगी, प्राइमरी में से हीट निकलेगी। इतनी हीट तो प्राइमरी में से निकली। किसका करंट, सेकेंडरी का करंट, किसका रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, किस में से हीट निकलेगी, सेकेंडरी में से हीट निकलेगी। इतनी हीट कहां से निकलेगी, सेकेंडरी में से निकलेगी। तो टोटल हीट कितनी निकली, टोटल हीट प्राइमरी में से जो हीट निकली प्लस जो है सेकेंडरी में से जो हीट निकली, ये टोटल हीट, इतनी हीट लॉस हो रही है। किसकी वजह से, कॉपर की वायर की वजह से। अब इसको कैसे हम लॉस को रोकें बताओ, तो इसका कोई तरीका ही नहीं है। बस इतना कर सकते हैं कि प्योर कॉपर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्योर कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इम्प्योर कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर कॉपर।
तो हम प्योर कॉपर की वायर से ही क्या बनाएंगे, प्राइमरी कॉइल, और प्योर कॉपर की वायर से ही क्या बनाएंगे, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल कॉपर की तो बनाई है, पर प्योर कॉपर की बनाई है। क्या बनाई है, प्योर कॉपर की बनाई है। ठीक है, अगला जो आता है उसके बाद जो आ जाता है आपका, हमने देखा फ्लक्स लीक है, आयरन लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया है। ठीक है, कॉपर लॉस होता है। एक होता है हमारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मतलब हमिंग साउंड आती है ट्रांसफार्मर में से। तो ट्रांसफार्मर में से हमिंग साउंड आती है। तो ट्रांसफार्मर में से हमिंग साउंड जो आती है वो ये होता है कि जो ये बीच में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये आयरन बार बार मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो होता है, जिसकी वजह से डोमेन वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से इसमें से साउंड निकलती है, साउंड एनर्जी निकलती है और हमिंग साउंड निकलती है, ऐसे करके हमिंग साउंड जैसे निकलती है। तो उससे भी थोड़ी बहुत एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, उसे कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और उसको तो आप लॉस को कम नहीं कर सकते, बस इतना है कि जो सॉफ्ट जो कोर है वो आप प्योर यूज कर सकते हो, प्योर सॉफ्ट आयरन यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिफ्थ होता है हिस्टेरिसिस लॉस। क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है, फिफ्थ है हिस्टेरिसिस लॉस है। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी मटेरियल को बार बार आप मैग्नेटाइज करते हो, फिर फर्दर आप उसको डीमैग्नेटाइज करते हो, तो एनर्जी का लॉस होता है। तो आप जब हिस्टेरिसिस लूप पढ़ते हो तो आप देखना ऐसे होता है, हिस्टेरिसिस लूप ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ होता है एच यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और यहाँ होता है आई। आई ये करंट नहीं है, यह है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो अगर आप लूप बनाओगे किसका, सॉफ्ट आयरन और स्टील का, तो देखो स्टील भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और सॉफ्ट आयरन भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। स्टील भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और सॉफ्ट आयरन भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। दोनों ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, पर फर्क क्या है, स्टील को मैग्नेटाइज करोगे फिर डीमैग्नेटाइज करोगे। आप कहोगे हम ऐसा क्यों करेंगे, तो बेटा ऐसा आप नहीं करते, ऐसा एसी करता है। एसी क्या करता है, एसी अपनी पोलैरिटी भी चेंज करता है हर हाफ साइकिल के बाद। तो एसी अगर हम देखें तो ये एसी करंट है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट, और ये टाइम एक्सिस है। तो करंट पहले जीरो था, फिर करंट मैक्सिमम होता है आई नोट, जिसे कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये हाफ साइकिल, ये 1/4 साइकिल में होगा। फिर मैक्सिमम से वो वापस मिनिमम होगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी तो पॉजिटिव पोलैरिटी है, फिर अगले हाफ साइकिल के लिए उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी। तो नेगेटिव पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, ये उसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली है। ठीक है, जैसे ईएमएफ से आप ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो सेम होगा यहाँ पे भी। अगर हम देखें तो क्या होगा, फिर फर्दर क्या है, अपोजिट पोलैरिटी में करंट क्या होगा, फिर से मैक्सिमाइज होगा और फिर से मिनिमाइज होगा। इसका मतलब क्या है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, यही है। तो करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, डिक्रीज करने से डिक्रीज करता है। फिर अपोजिट पोलैरिटी में अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, फिर डिक्रीज करता है। तो हर बार जो मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन का या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एफएमएम। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है अगर हम देखें तो उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो स्टील का ऐसे आता है हिस्टेरिसिस लूप, अगर आप देखोगे तो ये हिस्टेरिसिस लूप होता है। किसका हिस्टेरिसिस लूप होता है, तो ये स्टील का हिस्टेरिसिस लूप होता है। किसका हिस्टेरिसिस लूप है, ये स्टील का हिस्टेरिसिस लूप है। तो देखो बहुत ज्यादा लूप का एरिया है, ये स्टील का हिस्टेरिसिस लूप है, तो बहुत ज्यादा एरिया है, तो ज्यादा लॉस होता है। यानी स्टील को आप बार बार मैग्नेटाइज करोगे और डीमैग्नेटाइज करोगे
स्टील को आप बार बार मैग्नेटाइज करोगे और डीमैग्नेटाइज करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। जबकि सॉफ्ट आयरन का ऐसे होता है हिस्टेरिसिस, अगर आप देखो सॉफ्ट आयरन का तो ऐसे आता है, तो ये सॉफ्ट आयरन का होता है, तो ये सॉफ्ट आयरन का होता है। तो सॉफ्ट आयरन का ये हो गया सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो उसका एरिया काफी कम होता है, एरिया काफी कम होता है। तो सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। यानी सीधी बात है, अगर स्टील को बार बार मैग्नेटाइज करना पड़ा फिर डीमैग्नेटाइज करना पड़ा तो ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, जबकि सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करोगे फिर डीमैग्नेटाइज करोगे तो कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो आप सोच रहे होगे कि हम मैग्नेटाइज क्यों करेंगे, डीमैग्नेटाइज क्यों करें? हम नहीं करेंगे। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पे, जो एसी सोर्स है, ये जो एसी सोर्स है ये बार बार इसको क्या करेगा, ये इसको मैग्नेटाइज भी करेगा और फर्दर फिर इसको क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा। तो उसकी वजह से क्या लेना, तो कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है यहाँ पे, एफएमएम, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ताकि प्राइमरी का फ्लक्स किससे लिंक्ड रहे, ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी की फील्ड लाइंस किससे जुड़ी रहे, सेकेंडरी से जुड़ी रहे। यानी प्राइमरी की मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी से एसोसिएटेड रहे, लिंक्ड रहे, उसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया है। और लेकिन स्टील यूज करेंगे तो स्टील भी ये काम कर सकता है, सॉफ्ट आयरन भी कर सकता है, पर स्टील के साथ दिक्कत क्या है कि उसकी वजह से क्या होगा, वो बार बार मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, तो उसका हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होगा, तो वो एफिशिएंसी कम कर देगा ट्रांसफार्मर की। जबकि सॉफ्ट आयरन में क्या होगा, सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना क्या है, आसान है, तो वो क्या करेगा, उसका हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसका हिस्टेरिसिस लूप कम हो, ताकि उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करके, मैग्नेटाइज करना फिर फर्दर डीमैग्नेटाइज करना में कम एनर्जी लगे, क्योंकि रिपीटेडली वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा तो उसमें एनर्जी कम से कम क्या होनी चाहिए, खर्च होनी चाहिए। तो कितने लॉस थे अगर आप देखो तो, फ्लक्स लीकेज था, उसको वो था, दूसरा लॉस था आपका आयरन लॉस जिसे एडी करंट लॉस, तीसरा लॉस आपका कॉपर लॉस, चौथा लॉस आपका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन हमिंग साउंड जो था, फिफ्थ लॉस जो आपका हिस्टेरिसिस लॉस था। 6 तरीके तो ट्रांसफार्मर में लॉस ही हो रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हो कभी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट होगा, नहीं होगा। 99.9% एफिशिएंट तो ट्रांसफार्मर हम बना चुके हैं, पर 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं होता। वैसे भी प्रैक्टिकली जो हम कमर्शियली जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उनकी एफिशिएंसी 95% से 99% के बीच में होती है और डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के हैं। तो अब इनको मिनिमाइज कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था, फ्लक्स लीकेज रोकने के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स लीकेज मिनिमाइज करने के लिए कपलिंग बेस्ट करेंगे। तो प्राइमरी के अंदर ही सेकेंडरी कॉइल डाल देंगे और उसके अंदर ही सॉफ्ट आयरन की कोर रहेगी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से क्या हो, लिंक्ड हो। दूसरा क्या था, दूसरा हमने आयरन लॉस या एडी करंट लॉस था, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने देखा था कि जो ये सॉफ्ट आयरन होता है इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी में तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही है, सेकेंडरी में तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही है, सेकेंडरी में तो करंट इंड्यूस होता ही है। ये जो सॉफ्ट आयरन था, ये सॉफ्ट आयरन की कोर में भी करंट क्या हो जाता है, इसमें से भी करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाता है। इस करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। इसमें भी करंट चलने लगता है, किसमें, आयरन की कोर में भी करंट चलने लगता है। और ये एडी करंट है क्योंकि बेटा ये कोई प्लास्टिक का तो बना हुआ नहीं है, ये किसका बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने जो लिया वो क्या है हमारा, एक मेटल या एलॉय है। सॉफ्ट आयरन है तो मेटल है, स्टील है तो एलॉय है। तो आपको पता है वो है तो कंडक्टर, तो कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो कंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और कंडक्टर में भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। पर इस करंट को हम एडी करंट बोलते हैं क्योंकि एडी नहीं देखा था इसको। तो इसको लॉस को कम करने के लिए हमने सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड शीट से सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड कोर बनाई थी, ताकि रेजिस्टेंस बढ़ जाए, एडी करंट डिक्रीज कर जाए, आयरन लॉस कम हो जाए, आयरन में जो हीट लॉस हो रहा है वो डिक्रीज कर जाए।
थर्ड टाइप का जो लॉस था वो हमने देखा। तो थर्ड टाइप का जो लॉस था वो अगर हमने देखा तो वो कॉपर लॉस था। कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमने प्योर कॉपर को यूज किया। फोर्थ टाइप आपका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन था, तो हमिंग साउंड आती थी, उसके लिए हमने क्या किया, जो कोर बनाई है हमने वो प्योर मटेरियल की बनाई है। तो हमारा सॉफ्ट आयरन प्योर होना चाहिए, एकदम इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वाइब्रेशन होती है उसमें जिससे हमिंग साउंड आती है। और पांचवा जो है वो हिस्टेरिसिस लॉस है। हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए हमने स्टील ना यूज करके सॉफ्ट आयरन यूज किया, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए एनर्जी लॉस कम होता है उसमें। तो ये इस टाइप के अगर हमने देखे तो इतने तरीके के लॉस थे और इसको हमने रिड्यूस किया। अगला देखते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर के यूज जो होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे यूज होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। एक ऐसा डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। ट्रांसफार्मर जो अगर हम यूज देखें तो इसके यूज क्या होते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कई जगह यूज होता है। तो देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वेल्डिंग मशीन में भी आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, लोकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। पावर ग्रिड से जब आपके घरों तक बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, एसी पावर आती है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, कहाँ पे लगाए जाते हैं? स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। आप जहाँ पे पावर प्लांट होते हैं वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, ताकि पावर को हाई टेंशन वायर के थ्रू काफी दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत सारे ट्रांसफार्मर के यूज है, पर ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करेगा, डीसी पे काम नहीं करेगा, और ट्रांसफार्मर पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं है। अगला आता है बेटा एसी और डीसी की। अगर थोड़ी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो एसी डीसी की, तो एसी जो करंट होता है, एसी, तो एसी करंट जो होता है उसका जो शॉक होता है वो डेंजरस होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी पीक वोल्टेज ज्यादा होती है और उसका शॉक अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो उसका शॉक क्या होता है, अट्रैक्टिव है तो डेंजरस होता है। और डीसी का जो शॉक होता है रिपल्सिव होता है। तो डीसी का सोर्स शॉक आपका रिपल्सिव होता है, तो वो उतना डेंजरस नहीं होता। ठीक है, ये तो एसी की डिसएडवांटेज है। तो एसी की डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो शॉक उसका क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और पीक वोल्टेज ज्यादा होती है तो डेंजरस होता है। एसी की एक और डिसएडवांटेज है कि उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आप यूज नहीं कर सकते एसी को। ठीक है, एसी को आप जनरेट भी नहीं कर सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते। एसी पावर को आप, एसी एनर्जी को, एसी पावर को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। डीसी की अगर हम बात करें तो डीसी के लिए देख लेते हैं। तो डीसी की भी अपनी, अच्छा, एसी की एक और डिसएडवांटेज है कि एसी जो होती है वो सरफेस से एसी करंट फ्लो करता है। ठीक है, बल्क में से कम करता है, तो सर वायर की सरफेस में से ही करेगा, कंडक्टर की सरफेस में से ही करेगा, इसे स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए एसी के ट्रांसमिशन के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पतली पतली फाइन वायर खूब सारी चाहिए होती हैं, बंडल्स में चाहिए होती हैं एसी करंट को क्या करने के लिए, पास करने के लिए। तो ये सब है। और डीसी की एडवांटेज होती है काफी। तो डीसी की एडवांटेज है, इसका शॉक उतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, रिपल्सिव शॉक होता है। डीसी से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूज कर सकते हो। डीसी वोल्टेज को, डीसी पावर को आप स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन आपको दो तीन आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये आप दो तीन आप याद रख लेना डीसी के लिए। उसके अलावा लेकिन डीसी की भी अपनी डिसएडवांटेज होती है। डीसी की डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो डीसी की डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं वो हम समझ लेते हैं। तो डीसी की डिसएडवांटेज है कि डीसी में आपका इंडक्टर यानी चॉक कॉइल काम नहीं करेगा, इंडक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, और डीसी करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, तो हम करंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। डीसी करंट को हम इंडक्टर कॉइल से रिड्यूस नहीं कर सकते, इंडक्टर वहां कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्योंकि डीसी करंट के लिए जो इंडक्टर है वो एक
कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो वहां उसका रिएक्टेंस 0 होता है। ये आप आगे पढ़ोगे, एसी में ही पढ़ोगे। तो और एसी सर्किट में आप तीनों चीज यूज कर सकते हो। आप एसी में आप कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर तीनों यूज कर सकते हो। तो एसी करंट को अगर आपको रिड्यूस कराना है तो आप इंडक्टर कॉइल से रिड्यूस करा सकते हो बिना पावर लॉस के, बिना पावर लॉस के, अगर आइडियल इंडक्टर है तो इस तरीके से एसी की अपनी एडवांटेज भी होती है। ठीक है, एसी का ट्रांसमिशन इजी है, और एसी का ट्रांसमिशन इजी है, और करंट को रिड्यूस करना भी इजी होता है विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर कॉइल। और एसी जो जनरेटर होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और उनकी मेंटेनेंस कम होती है, लो मेंटेनेंस होती है। और डीसी जो जनरेटर होते हैं उनकी मेंटेनेंस हाई होती है और उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते। तो एसी प्रोड्यूस करना सस्ता होता है, एसी करंट, एसी पावर जनरेट करना क्या है, चीप है एज कम्पेयर टू डीसी पावर जनरेट करना। तो ये सारी इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये चीजें आती नहीं है उतनी। ठीक है बेटा, आ रहा है, समझ नहीं आ रहा सबको? अरे नालायको आ रहा है? आ रहा सर। पक्का? चलो थोड़ी चीजें और देख लेते हैं, दो चार चीजें और हैं। देखो उसका एक हमारा एसी जनरेटर होता है, तो एसी जनरेटर को देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ। एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर थोड़ा आप समझने के लिए समझते हो, इसे देखते हैं। तो देखो एसी जनरेटर में होता क्या है, अगर हम देखें तो एसी जनरेटर में यहाँ एक मैग्नेट लगी होती है, यहाँ एक मैग्नेट होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक साउथ हो गया। ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। तो ये नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउथ पोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। यही है। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो, नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से किधर जाती हैं, साउथ की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, तो इसके बीच में क्या आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यही है। यहाँ पे हमारी एक कॉइल होती है, तो यहाँ पे हमारी एक कॉइल होती है, कई टर्न्स की कॉइल होती है। ये हमारी एक कॉइल होती है, कई टर्न होते हैं कॉइल के। कॉइल के रेक्टेंगुलर कॉइल ही ली है मैंने, तो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी कई टर्न्स है। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, कई टर्न है इसके। ये हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो इसको नाम देना है तो हम नाम दे सकते हैं पी क्यू आर एस डैश। ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, कितनी टर्न है इसकी? एन नंबर ऑफ टर्न्स है। देखो कैपिटल एन से तो मैंने नॉर्थ पोल दिखा दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम स्मॉल एन से क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कॉइल होती है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होती है। इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने? एन है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है? बी है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स एन होती है। ये आपका एक्सिस होता है, ये आपका क्या है? एक्सिस है। तो ये आपका एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका एक्सिस होगा। तो देखो एक्सिस है, एक्सिस और कॉइल मिला के जो होते हैं वो आर्मेचर होता है। क्या होता है वो? आर्मेचर होता है। तो इसको आर्मेचर बोलते हैं। और यहाँ पे रिंग होती है, यहाँ पे एक रिंग होती है, ये एक रिंग होती है स्लिप रिंग। ये फर्स्ट रिंग होती है स्लिप रिंग R1 है। ये एक रिंग हो गई स्लिप रिंग। यहाँ पे दूसरी स्लिप रिंग होती है, ये दूसरी है, इसे क्या बोलते हैं हम? R2। दो स्लिप रिंग होती हैं, R1 और R2 दो स्लिप रिंग होती हैं। ठीक है,
जो कॉइल जो थी PQRS, एस नहीं बोल के एस डैश बोल दिया, तो PQRS डैश आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस कॉइल का एक एंड जो जुड़ा हुआ है वो R1 रिंग से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो एंड जुड़ा है वो R2 रिंग से जुड़ा हुआ है, इन्हें हम स्लिप रिंग बोलते हैं। और ये जो है रोटेट कर रही है, इस कॉइल को हम रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करते हैं। किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी है, जो कि यूनिफॉर्म है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है। यहाँ ब्रश लगाते हैं, ये ब्रश होते हैं हमारे कार्बन के ब्रश होते हैं, ये आपका B1 ब्रश होता है जो रिंग को टच कर रहा होता है, तो इसे B1 ब्रश बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा ब्रश होता है जो कार्बन रिंग, ये रिंग कार्बन रिंग की भी होती है कई बार, वैसे कॉपर की भी होती है, ये B2 ब्रश होता है। ठीक है, ब्रश आपके कॉपर के या कार्बन के बनाए जाते हैं। ठीक है, स्मूथ होते हैं ये, काफी फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो B1 B2 ब्रश होता है और B1 B2 ब्रश जो है, इनके पीछे आपकी स्प्रिंग लगी होती है ताकि ये ब्रश किससे टच करते रहे? रिंग से टच करते रहे, तो इनके पीछे स्प्रिंग लगी होती है ताकि ये टच करते रहे। और यहाँ पे आगे क्या लगा होता है? एक लोड रेजिस्टेंस होता है। क्या लगा होता है? एक लोड रेजिस्टेंस होता है। तो ये लोड रेजिस्टेंस है और यहीं से हम आउटपुट ले लेते हैं। यहीं से हम क्या ले लेते हैं? यहाँ से हम अपनी आउटपुट लेते हैं। क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मैंने थोड़ा बताया है, तो कंस्ट्रक्शन में आप देखो तो ये क्या थी आपकी? एक मैग्नेट थी, नॉर्थ पोल प्रोवाइड कर रही थी। ये क्या थी? ये भी परमानेंट मैग्नेट थी, साउथ पोल। ये नॉर्थ और साउथ पोल ये परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो ये मत समझना सिर्फ अकेला नॉर्थ होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में ही होते हैं। आपको पता है ये नॉर्थ है तो इस साइड क्या होगा? साउथ। ये साउथ है तो इस साइड क्या है? ये साउथ है तो इस साइड क्या है? नॉर्थ है। अरे तुम लोग बातें कर रहे हो नालायक। तो ये क्या हो गया बेटा? ये साउथ है, तो ये क्या है? तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो क्या था? ये हमारी मैग्नेट थी, परमानेंट मैग्नेट। ये दो मैग्नेट है। ठीक है, दोनों ही पोल होते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, साउथ और नॉर्थ। बस हम ये दिखाते नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने तो ये बता दिया नॉर्थ है साउथ है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ टू क्या हो? साउथ हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। PQRS डैश, ये इसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो हो जाएंगी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है वो कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होती है? स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। और ये इसके बीच में ये एक रोड होती है जिसको एक्सेल बोलते हैं। तो इस रोड को हम क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। एक्सिस भी लिख देते हैं वो, वैसे रियल में तो प्रैक्टिकली एक्सेल होता है। और ये एक्सेल और कॉइल को हम कलेक्टिवली आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली आर्मेचर बोलते हैं। तो इनको हम एक्सेल को और कॉइल को दोनों को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं, आर्मेचर का नाम देते हैं। और इस आर्मेचर को हम रोटेट कराते हैं। किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं। 314 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कराते हैं, जिसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और ये आपकी ये कॉइल का एक एंड जो होता है वो रिंग 1 से कनेक्टेड होता है, स्लिप रिंग होती है ये R1 रिंग। दूसरा एंड जो है R2 रिंग से कनेक्टेड होता है, ये सेकंड स्लिप रिंग होती है। इससे हमारे दो कार्बन के ब्रश कनेक्टेड होते हैं, B1 और क्या कनेक्टेड होता है? B2 ब्रश कनेक्टेड होता है। इसके पीछे क्या होती है बेटा? स्प्रिंग होती है, ताकि ब्रश को क्या करें? ब्रश पे प्रेशर लगे, ब्रश किसको टच करता रहे? इस रिंग को टच करता रहे। और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। आउटपुट हमें AC मिलता है। आउटपुट हमें क्या मिलता है? AC मिलता है। अगर वैसे हम देखें तो हमें पता है जो फ्लक्स होता था वो कितना होता था? B.A होता था।
तो बी डॉट ए यानी हम बोल सकते हैं बी ए कॉस थीटा होता है, फ्लक्स एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितना हो जाएगा फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा बाय टी जो होता है वो हमारा क्या होता है ओमेगा होता है, तो थीटा जो है वो हमारा क्या है ओमेगा टी, तो थीटा हमारा ओमेगा टी है, यही है। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। तो जब हम इसमें फ्लक्स की वैल्यू डाल देंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो हमें पता है सारी चीजें कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एरिया कॉइल का कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा डी बाई डी टी और कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है बेटा, वो आता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपको इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, ये होती है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं ई नोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ई नोट बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। उधर से आराम से, ठीक है बेटा, क्लास एंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके सर।